क्लास 10 स्टूडेंट्स, हमारा 5th चैप्टर चल रहा है अम्ल, क्षार और लवण। हमने उसमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ये देखा कि अम्ल कैसे पदार्थ हैं, क्षार कैसे पदार्थ हैं। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं कि अम्ल के बारे में हमने ये स्टडी किया कि अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम अगर टेस्ट करते हैं तो उनका स्वाद क्या है, खट्टा होता है, और क्षार है, कड़वे होते हैं। अगर हम उनका लेबोरेटरी बेस पर देखना चाहें तो हमारे लैब में लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू और रेड। तो अम्ल क्या करता है, ब्लू या नीले लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और क्षार क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। यानी अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन हो और हमें अगर आइडेंटिफाई करना हो कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, तो हम इनका लिटमस बेस के अनुसार हम इनका टेस्ट कर बता सकते हैं कि सॉल्यूशन है कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। आज हम इसी कंसेप्ट में आगे यह देखते हैं कि अम्ल और क्षार की अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा दी गई डेफिनेशंस या अवधारणाएं। जैसे हम सबसे पहले अवधारणा देखते हैं आरेनियस। अम्ल और क्षार को डिफाइन करने के लिए आरेनियस ने ये परिकल्पना या अपनी थ्योरी दी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन, और जलीय विलयन के लिए एक्वस, इस प्रकार इनका नोटेशन होगा। जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं ये पदार्थ, क्या होते हैं, अम्ल। अम्ल ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। जैसे हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं, HCl एक्वस, HNO3 एक्वस, H2SO4, CS3COOH। ये जलीय विलयन में H+ Cl-। इसी प्रकार यहाँ H+ NO3-। यहाँ H2SO4 है तो यहाँ 2H+ H2CO3। ये एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अम्ल कि ये जलीय विलयन, एक्वस का मीन क्या है यहाँ, HCl का जलीय विलयन, जिसमें ये H+ आयन और Cl आयन में डिवाइड होते हैं। तो H+ आयन प्रदान करने के कारण ये सब क्या कहलाते हैं, अम्ल। और जहाँ H2 यानी 2H आयन होंगे वहाँ 2H+ आयन बनेंगे। इसके बाद ये अम्ल है, इसमें हमने प्रबल और दुर्बल अम्ल के आपको एग्जाम्पल बताए थे, और उनका बेस क्या था कि प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में या किसी भी विलयन में अपना पूर्ण आयनन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। ये आपको मैंने क्या बताए थे, प्रबल अम्ल। और क्यों है ये, क्योंकि ये क्या होते हैं, पूर्ण वियोजित होते हैं, पूर्ण वियोजित होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। और ये क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल। तो आपको यहाँ से दो एग्जाम्पल हैं, पूछे जा सकते हैं कि दुर्बल अम्ल के 2 उदाहरण बताइए। और दुर्बल अम्ल है क्यों, क्योंकि ये अपने विलयन में या जलीय विलयन में पूर्ण वियोजित नहीं होते, और प्रबल अम्ल क्या है, पूर्ण वियोजित होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ ये एग्जाम्पल हमारे पास प्रबल अम्ल, और ये किसके हैं, दुर्बल अम्ल। और ये उदाहरणा किसने दी है, आरेनियस ने। उन्होंने बताया ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल। इसी प्रकार यहाँ हम दूसरी उदाहरणा ये देखते हैं कि क्षार के बारे में यह परिभाषा इस प्रकार दी गई कि क्षार ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में
OH आयन प्रदान करते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार। इनके एग्जाम्पल हम इस प्रकार इस तरफ यहाँ देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं NaOH, एक्वस जलीय विलयन में क्या बनेगा? Na+OH माइनस। इसी प्रकार KOH, K+OH माइनस। ये सारे कैसे सॉल्यूशन हैं? एक्वस। AQ का मीन है एक्वस या जलीय विलयन। इसी प्रकार MgOH होल ट्वाइस से क्या बनेगा? Mg+2OH माइनस। ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, यहाँ 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स। और एक हमने स्टडी किया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी अमोनियम प्लस OH माइनस। इस प्रकार ये हमारे पास आर्हेनियस अवधारणा के आधार पर क्या हैं? क्षार। क्षार ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। क्या कहलाते हैं ये? क्षार। तो ये इस आधार पर दिए गए हैं, OH आयंस के आधार पर। यहाँ हम इस चैप्टर में 3 अवधारणाएं देखेंगे जो अम्ल और क्षार को अलग अलग बेस के आधार पर एक्सप्लेन करेगी। तो पहला बेस हमारा है H+ और OH आयन के आधार पर, और ये परिकल्पना किसने दी है? आर्हेनियस ने। इन तीनों में से एक डेफिनेशन पर क्वेश्चन आ जाता है और आया भी है 2020 में आर्हेनियस से। तो ये आप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें। पहली हमारी अवधारणा दोनों आपको एक साथ बताए हैं, अम्ल और क्षार, यहाँ कंप्लीट होती है। इसी प्रकार हमने प्रबल क्षार और क्षार कैसे होंगे कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार। ये क्या है? प्रबल क्षार। और ये क्या है? दुर्बल क्षार, जो अपने विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। प्रबल और दुर्बल का आधार यही है, पूर्णतः वियोजन या पूर्णतः वियोजन न होना। तो यहाँ हमारा ये अम्ल और क्षार की एक अवधारणा कंप्लीट होती है। सेकंड अवधारणा है हमारी ब्रोंस्टेड-लोरी। अम्ल और क्षार। इस अवधारणा का आधार है प्रोटॉन, और प्रोटॉन होता है स्टूडेंट्स यहाँ H+ आयन। तो इस अवधारणा का आधार ये है कि अम्ल प्रोटॉन दाता देने वाले, और क्षार क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही। और इसी बेस पर यहाँ क्या बनते हैं? संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बनते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया H2O + NH3। यहाँ बनता है स्टूडेंट्स NH4+ OH-। तो इसमें आप इस एग्जाम्पल में यहाँ कंसेप्ट ये देखिए, H2O से एक H निकला है तो प्रोटॉन दाता ये क्या है हमारे पास? अम्ल। ठीक है, प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं हमारे पास? अम्ल। और अम्ल है, इसने जब H+ डोनेट किया तो यहाँ क्या बना? OH-, और इसे हम क्या कहते हैं? संयुग्मी क्षार। और ये ग्रुप हमारा क्या कहलाया? संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, जिसे हम कैसे लिखते हैं? H2O OH-। इसी प्रकार हम NH3 की बात करें, NH3 यहाँ क्या है? क्षार। और प्रोटॉन
ग्राही, यहाँ क्या बना ये संयुग्मी अम्ल। इस प्रकार ये क्या बन गया हमारे पास, इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं इसे हम कि NH3NH4+ ये भी क्या कहलाता है, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। ये हमारी अवधारणा है ब्रोंस्टेन-लोरी। ब्रोंस्टेन-लोरी की अवधारणा किस आधार पर है, प्रोटॉन के आधार पर, कि प्रोटॉन दाता पदार्थ हैं क्या कहलाएंगे अम्ल, और प्रोटॉन ग्राही पदार्थ क्या कहलाएंगे क्षार। यहाँ हम ये एग्जांपल देखा हमने H2O NH3, इससे हमारे पास बन रहा है NH4 और OH। तो H2O यहाँ से एक H कम हुआ तो ये अम्ल है, और इसका जो संयुग्मी है वो क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार यहाँ NH3 है, इन्होंने एक H+ ग्रहण किया है तो ग्राही पदार्थ क्या होते हैं, ये क्षार है, और ये क्या बना रहे हैं, संयुग्मी अम्ल। इस प्रकार ये क्या है हमारे पास, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। ये इसका पहला एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम HCl + H2O, यहाँ बनेगा Cl - H3O+। एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ HCl का एक्वस सॉल्यूशन है। तो आप देखिए यहाँ क्या बनता है कि HCl कैसा पदार्थ होगा, ये अम्ल, इसने अपना H+ डोनेट किया है, इसने ग्रहण किया है, ये कैसे हैं, क्षार। HCl ने H देकर ये क्या बना, इसका संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार यहाँ से इसका ये क्या बना, संयुग्मी अम्ल। तो यहाँ संयुग्मी अम्ल क्षार ग्रुप आपसे पूछे जाए तो आप क्या बताएंगे, HCl Cl-, इसी प्रकार H2O से H3O+, ये क्या बन गए, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। ये ब्रोंस्टेन-लोरी की अवधारणा है। तो पहली परिकल्पना हमारी आर्हेनियस, जिसका आधार था जलीय विलयन में H+ या OH आयनों का प्रदान करना या निकलना, और दूसरी हमारी ब्रोंस्टेन-लोरी की अवधारणा का आधार है प्रोटॉन। एक प्रोटॉन ही है जो दोनों पदार्थों को एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रोटॉन दाता ग्रुप वाले पदार्थ हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल, और जो इजीली प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार। लुईस ने बताया कि अम्ल और क्षार, अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार देने वाले। अब इनके एग्जांपल देखिए आप। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता में हम जैसे बात करें NH3 अमोनिया है, OH- है, H2O है, Cl-, ये कैसे कहलाते हैं, क्षार या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। और ग्रहण करने के लिए ग्रहण वही करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होगी। जैसे हम बात करें BF3 AlCl3 Na+ Mg+, तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्ल। ये क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसका, हमने देखा BF3 प्लस हमने यहाँ क्या देखा, NH3। तो लुईस के आधार पर ये क्या है, अम्ल, और ये क्या है, क्षार। तो इस प्रकार क्या करते हैं ये कि BF3 को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है NH3। तो ये क्या है हमारे पास, अम्ल, और ये पदार्थ क्या है हमारे पास, क्षार। तो ये तीन अवधारणाएं हमारी यहाँ कंप्लीट होती हैं अम्ल और क्षार को एक्सप्लेनेशन देने के लिए। और उसके बाद अगर लवण की बात की जाए तो लवण क्या होता है स्टूडेंट्स की, जब अम्ल और क्षार को मिला दिया जाता है तो उनसे बनने वाला जो विलयन है वो कैसा होता है, लवण कहलाता है। उसमें जल भी निकलता है और यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ऊष्माक्षेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें
अभिक्रिया होने पर यानी अभिकारकों के आपस में क्रिया करने के बाद ऊष्मा उत्सर्जित होती है या बाहर निकलती है, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और कैसी कैसी होती है इसकी प्रवृत्ति? ऊष्माक्षेपी। अब हम इनके सामान्य प्रॉपर्टी या सामान्य गुण देखते हैं अम्ल क्षार के। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहला गुण ये देखिए कि अम्ल, जैसे हम बात करें H2SO4 है, जब भी धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अम्ल किसी भी धातु से जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। अगर हमें इसे चेक करना हो तो हम क्या करते हैं? इस प्रैक्टिकल को करने के बाद हाइड्रोजन गैस को रिमूविंग को चेक करना है तो हम वहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं। जलती हुई मोमबत्ती, तो मोमबत्ती लाने पर हाइड्रोजन गैस के जब संपर्क में आएगी तो यहाँ पॉप साउंड रिलीज़ होती है। तो यहाँ पॉप साउंड रिलीज़ होती है। और इस प्रकार इस प्रैक्टिकल को हम कर सकते हैं कि हम लैब में टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब में हमने एक H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सॉल्यूशन लिया, या हम उसमें पहले जिंक धातु के छोटे छोटे पीस डालते हैं। उसमें जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। उसी टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल अपर लेवल पर अगर आप मोमबत्ती लेकर आते हैं तो उसमें पॉप साउंड निकलती है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। इसी प्रकार यहाँ अगर हम क्षार की बात भी करें तो NaOH की जब जिंक से क्रिया कर पाएंगे तो यहाँ भी H2 गैस निकलती है, लेकिन सभी क्षार के साथ ये क्रिया ऐसी हो ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ क्या बनता है? जिंकेट और H2 गैस रिमूव होती है। ये हमारे पास क्या है? क्षार। और ये हमारे पास क्या है? अम्ल। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने देखा कि धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। ये 8th क्लास से चैप्टर चल रहा है हमारे पास। अधातु की बात करें तो अधातु भी जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ये क्या बनाती है? अधातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड है, इनके ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसे होती है? क्षारीय। और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय। हम यहाँ इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। धातु की बात करें, जैसे हमने बात की कॉपर प्लस O2, क्या बना? धातु ऑक्साइड CuO। धातु ऑक्साइड क्या बना? CuO। इसकी प्रवृत्ति हमने चेक करनी है तो हम इसकी अम्ल से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ क्या बनता है? ये CuCl2 प्लस H2O। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय। इसी प्रकार हम देखें, अगर अधातु की बात करें तो C प्लस O2 क्या बनता है? CO2। इसकी जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं इस प्रकार, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? अधातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी है? अम्लीय। और धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी है? क्षारीय। तो ये अम्ल क्षार की प्रॉपर्टीज़ या गुण चल रहे हैं कि धातुओं से अभिक्रियाएं करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, और जब ये ऑक्साइड हैं इनके, ये अम्ल धातु ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो इसकी प्रवृत्ति कैसी है? क्षारीय। और अधातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय। तो यहाँ भी आप ये ध्यान रखें, अम्ल या क्षारों से बने विलयन क्या होते हैं? सुचालक। अम्ल क्षार उपयोग, इसमें हमें क्या करना है? हमने अम्ल देखे HCl, HNO3, H2SO4, ये 3 प्रबल अम्ल की कैटेगरी हमने कंसीडर की। इसके बाद हमने अलग अलग अम्ल देखे कि दही में लैक्टिक अम्ल है, नींबू में सिट्रिक अम्ल है। दही में लैक्टिक, नींबू में सिट्रिक और इमली में टार्ट्रिक, और सिरका है उसमें एसिटिक। ये भी देखे हमने, ये कैसे हैं? प्राकृतिक, जीव जंतुओं से प्राप्त है। ये कैसे अम्ल है? प्राकृतिक। और इनकी कैटेगरी होती है खनिज अम्ल। इन्हें क्या कहते हैं हम? खनिज अम्ल। अब इनके अलग अलग उपयोग देखें तो HCl है, ये क्या है? उद्योगों, फैक्ट्री, इंडस्ट्री में सारे काम आते हैं। उद्योगों में
सिंक, सैनिटरी, इनमें यूज़ होता है कौन सा? HCl। HNO3 की बात करें तो उर्वरक, NPK, जो जितने भी उर्वरक रासायनिक खाद बनते हैं उनमें उर्वरक, इसी के साथ ये सोने चांदी के आभूषण की सफाई में यूज़ होता है। H2SO4 है, H2SO4 की खपत किसी भी देश की उन्नति का पता लगाने में यूज़ की जाती है कि किसी देश में जितना ज़्यादा H2SO4 खपत हो रहा है, यानी देश H2SO4 का यूज़ कर रहा है, उस देश की उन्नति उतनी ही अधिक मानी जाती है। तो H2SO4 है एक, तो पहली बात इसे क्या कहते हैं? अम्लों का राजा भी कहते हैं। H2SO4 को क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। और किसी भी देश की उन्नति है वो किस अमल के आधार पर निकाली जाती है? H2SO4 की खपत के आधार पर। इसी के साथ इसे क्या है? ये सेल में यूज़ होता है, कार गाड़ी की जितनी भी बैटरी हैं उनमें यूज़ होता है, और आप इसे क्या लिख सकते हैं? उद्योगों में या इंडस्ट्री में। तो इस प्रकार ये हमारे H2SO4, HNO3 और HCl के क्या हैं? उपयोग। और ये सब हमारे क्या हैं? प्राकृतिक अम्ल है, जिनमें एसिटिक या सिरका है, इसकी हम बात करें तो ये तो हमारे क्या है? खाद्य परिरक्षण में काम में आने वाला पदार्थ है। लैक्टिक अम्ल है, इससे हम दूध से दही बनाते हैं, और ये सारे डेली यूज़फुल आपके ये पदार्थ काम आते हैं। टार्टरिक अम्ल है, ये इमली में पाया जाता है, तो ये इसके भी बहुत से यूज़ होते हैं। अब हम बात करें क्षार की। क्षार हमने कौन कौन से देखे? NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये साबुन और अपमार्जक। क्षार कहाँ यूज़ होते हैं? साबुन और अपमार्जक में, यानी हम डिटर्जेंट या साबुन इनका यूज़ करते हैं। इन जैसे साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35 COONA, और एक होता है C17H35 COOK। ये कठोर साबुन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, ये कोमल साबुन के रूप में। इसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, ये क्या है? पेट की अम्लता दूर करने में, यानी एज ए एंटा एसिड के रूप में, एसिडिटी होने पर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है यूज़ करें तो ये पेट की अम्लता और कब्ज़ को दूर करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? मिट्टी की अम्लता दूर करता है, क्योंकि अम्ल है, अम्ल पर अगर क्षार डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? उदासीन। तो ये पदार्थ हमारी अम्लता या एसिडिटी को कम करने में उपयोग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये भी उर्वरकों में यूज़ हो सकते हैं। क्षारों का भी उर्वरकों में भी इस्तेमाल होता है, और अन्य उपयोग आप इनके लिख सकते हैं उद्योगों में या इंडस्ट्री में। इस प्रकार ये हमारे पास अम्ल और क्षार के अलग अलग कैटेगरी में यहाँ उपयोग हैं। तो आज हमारा यहाँ तक अम्ल क्षार की हमने परिकल्पनाएं देख ली, इनके सामान्य प्रॉपर्टीज़ स्टडी किया, और ये इनके क्या हैं? उपयोग। तो हमारी जो पीछे बीच में काफ़ी गैप आया था उसे आप रिकवर कीजिए। वो गैप इसीलिए दिया कि आपके जो 6 चैप्टर हो चुके हैं आप उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करें, रिवीजन हो जाएगा, और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें। उसके बाद ये धीरे धीरे अब आपको इसीलिए टॉपिक दिए जा रहे हैं कि आपका रिवीजन होने पर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, आपको लर्निंग और आपकी राइटिंग दोनों अच्छी होनी चाहिए, और आप अच्छे से जब याद कर लेंगे तो आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में टेस्ट शेड्यूल दोबारा आपको जारी हो जाएगा। आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें और अच्छी तैयारी करें। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।